तो भाई कैसे हो। आज से करीब 4,500 साल पहले इजिप्शियंस ने एक ऐसा मैन मेड स्ट्रक्चर बनाया जो लोगों के लिए आज भी एक मिस्ट्री है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 147 मीटर हाइट होने की वजह से इस पिरामिड का रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया था 4,000 साल तक। ये पिरामिड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट से परफेक्टली अलाइन है, जबकि उस दौर में तो कंपास ही नहीं थे। और जो पत्थर इस पिरामिड में इस्तेमाल हुए हैं, खाली एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 80 टन तक है। अब 80 टन के पत्थरों को 140 मीटर की हाइट पर किस तरह रखा गया होगा, क्योंकि उस दौर में तो क्रेन्स और हैवी मशीनरी तो दूर की बात है, पहिए भी इन्वेंट नहीं हुए थे। लेकिन टेंशन ना लो, आज आपको फाइनली सब पता चल जाएगा। कंस्ट्रक्शन पे जाने से पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इन पिरामिड्स को बनाया किस लिए गया था। देखो, इस चीज से तो आप भी एग्री करते हो कि टाइम में जितना हम पीछे जाते हैं उतना मुश्किल होता जाता है कि ये चीज क्यों बनी थी और किस तरह बनी थी। एक एस्टिमेट लगाया गया है कि ये पिरामिड ईयर 2560 बीसी में बनवाया गया था उस टाइम के रूलर फेरो खुफू ने। पिरामिड ऑफ गीजा के साथ उस लोकेशन पर 5 पिरामिड और भी मौजूद हैं। ये सब पिरामिड नाइल रिवर के करीब मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ा पिरामिड है पिरामिड ऑफ गीजा, जो कि फेरो खुफू ने बनवाया था। उससे छोटा पिरामिड है पिरामिड ऑफ खाफरे। ये सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है पूरे इजिप्ट में, जिसको खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। और तीसरा पिरामिड है पिरामिड ऑफ मेंखौर, जिसको खाफरे के बेटे मेंखौर ने बनवाया था। इन 3 बड़े पिरामिड के साथ 3 छोटे पिरामिड्स और भी हैं, जिनको इनकी वाइव्स और फैमिली मेंबर्स के लिए बनवाया गया था। तो टोटल में पूरे इजिप्ट में 118 पिरामिड्स हैं डिफरेंट लोकेशंस पर। इनमें मोस्टली सारे टूट फूट ही गए हैं, बस ये 3 ही बड़े पिरामिड अपनी बेस्ट हालत में हैं। इन पिरामिड्स को बनाने की वजह क्या थी? आज के तकरीबन सभी आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि इन पिरामिड्स को टॉम के तौर पर बनवाया गया था। इसके बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था कि इजिप्शियन आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं। उनका मानना यह था कि जब इंसान मर जाता है तो गॉड उसको जज करते हैं। जिन्होंने अच्छे काम किए होते हैं वो आफ्टर लाइफ में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। और ये इसमें भी बिलीव करते थे कि मरने के बाद रूह को बॉडी चाहिए होती है, इसीलिए ये लोग बॉडी को ममीफाई करके उसको प्रिजर्व करते थे। ये फेरोज आफ्टर लाइफ की तैयारी के लिए अपने मरने से पहले ही पिरामिड्स को बनवा लिया करते थे। और इन पिरामिड्स में खाने पीने का सामान, बर्तन, सोना वगैरह भी रख लिया करते थे कि ये चीजें भी आफ्टर लाइफ में काम आएंगी। और जब फेरो मरता था तो उसकी बॉडी को ममीफाई करके इन पिरामिड्स में रख दिया जाता था। लेकिन ये एग्जैक्टली चीज हमें कैसे पता? अब क्योंकि इजिप्शियंस रिटन रिकॉर्ड बहुत ज्यादा रखते थे, तो काफी सारे पिरामिड्स में साइन और राइटिंग की वजह से हमें ये सब पता चला है। लेकिन इस गीजा पिरामिड के अंदर कोई भी सामान नहीं मिला जो ये फेरोज मोस्टली रखा करते थे, बस ये एक ताबूत ही मिला है। अब 4,500 साल गुजर गए हैं, तो कोई ना कोई तो पिरामिड में आकर लूट गया होगा सामान को। अब ये तो आपको पता चल गया कि इन पिरामिड्स को क्यों बनवाया था। अब आते हैं मेन सवाल पे कि इनको किस तरह बनवाया गया था। अब हम सबसे बड़े पिरामिड की बात करेंगे, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की। पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के लिए इजिप्शियंस ने कोई स्पेसिफिकली रिटन रिकॉर्ड नहीं बनाया था, लेकिन उनकी राइटिंग और आर्ट से कुछ ना कुछ इंसाइट जरूर मिलती है कि वो इस तरह कंस्ट्रक्शन किया करते थे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बताया जाता है कि यह 20 साल के अरसे में कंप्लीट हुआ था। 20 से 30 हजार लोग लगे थे इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि दिन में 10 घंटे काम करते थे। और इस पिरामिड को बनाने के लिए हाईली स्किल्ड लोगों ने काम किया था। मोस्टली लोगों के दिमाग में यही मिसकंसेप्शन है कि इसको स्लेव लेबर से बनवाया गया होगा, जिन्होंने बड़ी मजबूरी के साथ काम किया होगा, जबकि ये गलत है। वो लोग वेल फेड और हाईली स्किल्ड लेबर थे, तभी तो इतने बड़े पत्थरों को मूव कर लेते थे। पिरामिड ऑफ गीजा की कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहला स्टेप था एक सूटेबल एरिया को ढूंढना। पहला है कि वो एरिया स्टेबल होना चाहिए, और दूसरा ये कि उस एरिया के करीब रिसोर्स की सप्लाई भी होनी चाहिए, जैसे कि लाइमस्टोन, जिसको इस पिरामिड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के लिए 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 800 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटार का इस्तेमाल किया गया है। इन स्टोन के सोर्स की बात करते हैं कि वो कहां से मिले थे, तो मोस्टली लाइमस्टोन वहां पर पास में ही मौजूद कानों से मिल जाते थे। इनका पत्थरों के लिए सबसे दूर का सोर्स था असवान, जो कि 800 किलोमीटर दूर था पिरामिड की लोकेशन से। पत्थरों को तोड़ने के लिए डिफरेंट मेथड इस्तेमाल किया करते थे, और जो टूल्स इनके पास उस वक्त मौजूद थे वो थे ये कॉपर की छेनी, ये वुडन मैलेट्स, और सख्त पत्थरों को तोड़ने के लिए डोलराइट बॉल का इस्तेमाल करते थे। अब है सबसे चैलेंजिंग सवाल, इन 80 टन तक वजनी पत्थरों को पिरामिड
पिरामिड्स की साइड पर किस तरह ट्रांसफर किया गया होगा। इसके लिए इन लोगों के पास दो तरीके थे। पहला, इन्होंने वाटर रूट्स बनाए हुए थे जो पिरामिड की साइड के करीब जाते थे। पत्थरों के ऊपर वाली साइड पर ये फ्लोट को अटैच किया करते थे रस्सियों के जरिए। ये फ्लोट्स एनिमल की स्किन और बॉडी पार्ट से बने होते थे। एक लोकेशन पर ये सारे ब्लॉक्स को इकट्ठे करते थे और पानी को रिलीज करने के बाद इन ब्लॉक्स को एक एक करके पिरामिड वाली लोकेशन पर पहुंचाया जाता था। दूसरा तरीका था, ये वुडन स्लचिस का इस्तेमाल करते थे। इन स्लचिस के ऊपर ये पत्थर को रखते थे और उसको खींच कर लेके जाते थे। लेकिन यहाँ पर एक इशू ये सामने आता है कि जब रेत में हम किसी चीज को ड्रैग करते हैं तो आगे वाली साइड पर रेत जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्लचिस को मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस चीज को इजिप्शियन किस तरह टैकल करते थे वो पता लगता है हमें उनकी इस पेंटिंग से। ये लोग स्टैचू को आगे खींच रहे हैं और ये वाला बंदा आगे पानी फेंक रहा है। जब आगे वाली साइड पे हम पानी फेंकते हैं तो नीचे मिट्टी बैठ जाती है, तो स्लश आसानी से मूव हो जाती है और मिट्टी भी इकट्ठी नहीं होती। इसके बाद फाउंडेशन के लिए इन्होंने सबसे पहले तो जमीन को बिल्कुल प्लेन किया होगा, क्योंकि जितनी स्ट्रांग और स्टेबल फाउंडेशन होती है उतना ही स्टेबल पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इन्होंने पहली लेयर्स में सबसे बड़े और भारी पत्थर का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब सबसे मुश्किल सवाल तो ये आता है कि इन्होंने टन भारी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर किस तरह रखा होगा। यही तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है पत्थरों को ऊपर पहुंचाने वाली, क्योंकि व्हील्स तो थे नहीं उनके पास पुली सिस्टम के लिए। लेकिन रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने 4,500 साल पुराने एक वुडन रैम्प डिस्कवर किया है कान से। इस रैम्प के यूज के लिए दो तरीके सजेस्ट किए आर्कियोलॉजिस्ट ने। पहला तो यह है कि इन्होंने कुछ इस तरह का रैम्प बनाएगा जो पिरामिड के साथ बिल्कुल अटैच होगा। जब ये स्लोप बन जाता था तो ये लोग इसमें लकड़ियां गाड़ते थे और रस्सी की मदद से पत्थरों को ऊपर की तरफ ड्रैग करते थे। जैसे जैसे पिरामिड की हाइट बढ़ती जा रही होगी, ये रैंप को और ऊंचा करके पीछे की तरफ लंबा करते गए होंगे ताकि पत्थरों को इजीली ऊपर ले जाया जा सके। कुछ लोग कहते हैं कि ये रैंप बिल्कुल सीधा था, कुछ लोग कहते हैं कि ये जिगजैग पैटर्न में था और कुछ लोग कहते हैं कि ये पिरामिड के साथ राउंड में रैप था। एक और मेथड भी सजेस्ट किया गया है पत्थरों को ऊपर पहुंचाने के लिए, वो था ये लिवर सिस्टम। डंडे की एक साइड पर पत्थर को बांधना और दूसरी साइड पर सिमिलर वेट की मदद से उसको ऊपर पहुंचा देना, और इस तरीके से इन्होंने पिरामिड को लेयर बाय लेयर कंप्लीट किया होगा। नीचे के लेयर की पत्थरों को इन्होंने मोस्टली ऐसे ही रखा है क्योंकि वो साइज में बड़े भी थे और भारी भी थे। बाकी ऊपर वाली लेयर्स पे इन्होंने मोटार यानी गारे का इस्तेमाल किया है ताकि पत्थर एक दूसरे के साथ अच्छी तरह पैक होकर रहें। इसी की वजह से ये स्ट्रक्चर 4,500 सालों से टिका हुआ है अर्थक्वेक आने के बावजूद भी। इस पिरामिड को खूबसूरती देने के लिए इन्होंने एक्सटर्नल लेयर को व्हाइट लाइमस्टोन से बनाया था और इसके कैप वाले एरिया में गोल्ड की माइनर कोटिंग भी की गई थी। एक सनी डे में उस टाइम पीरियड पर यह पिरामिड कुछ इस तरह दिखाई देते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन पिरामिड्स की एक्सटर्नल लेयर डैमेज होकर खत्म हो गई थी और इन सब के कैप्स भी गायब हो गए हैं। इस शाइनी लेयर को हम खाफरे पिरामिड के टॉप पर देख सकते हैं जिधर ये थोड़ी सी बच गई है। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इस पिरामिड की एक बड़ी मिस्ट्री और भी है, वो ये है कि इस पिरामिड की चारों साइड्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में प्रॉपरली पॉइंट कर रही हैं। उस टाइम पर इन लोगों के पास कंपास भी नहीं थे, तो इतनी हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन उन्होंने किस तरह अचीव की। कुछ लोग ये मानते हैं कि इजिप्शियंस के पास एस्ट्रोलॉजी यानी स्टार का नॉलेज बहुत अच्छा था। इनके पिरामिड ओरिएंट बेल्ट के इन 3 स्टार से परफेक्टली अलाइन करते हैं, लेकिन इस चीज को साइंटिस्ट इसलिए बिलीव नहीं करते क्योंकि ये तीनों पिरामिड अलग अलग टाइम पीरियड पर बनाए गए थे। और मजे की बात, जब इस चीज को एक्चुअल में टेस्ट किया गया तो वो स्टार इन पिरामिड से अलाइन हो ही नहीं रहे थे। इसको डिफेंड करने के लिए ये बताया जाता है कि इन स्टार्स की हजारों सालों बाद अलाइनमेंट चेंज हो गई है, तो इस चीज के बारे में हमें सही से नहीं पता कि ये परफेक्टली अलाइन किस तरह है। बाकी आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को छोड़कर आम लोगों ने अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन पिरामिड को गंदम स्टोर करने के लिए बनाया था, कुछ कहते हैं कि ये पावर प्लांट थे, और कुछ लोग तो इवन ये भी बोलते हैं कि इनको एलियंस ने बनाया था, क्योंकि इतने पहले इंसानों के बस की बात नहीं थी इन पिरामिड्स को बनाना। अगर एलियंस नहीं बनाना था तो वो अपनी एडवांस स्पेसशिप से इन पत्थरों को रेगिस्तान में एक दूसरे के ऊपर रखकर पिरामिड बनाते या फिर कोई एडवांस सिविलाइजेशन बनाते। खुद सोचो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।